हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का नाम है विज्ञान की बातें। तो इसमें पाठ 2 में है प्राणियों में पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन। तो हमने पहले कक्षा में इसके बारे में पढ़ा है। तो इसका कुछ भाग हम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन कुछ भाग बाकी रह गया था, उसे आज हम पूरा करेंगे। तो इस चैप्टर को यदि आपको अच्छे से समझना तो दोनों वीडियो आप जरूर देखें, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने पिछली कक्षा में प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ा था। जंतुओं द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण को हमने तालिका के द्वारा समझा था, और अमीबा का द्वारा अंतर्ग्रहण मधुमक्खी, सांप, गोरैया, चूहा, गिरगिट्टी के अंतर्ग्रहण के बारे में जाना था। अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हमने जाना था। हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, पाचन तंत्र, उसमें जो पाचन क्रिया होती है, पाचन तंत्र के बारे में हमने जाना था। मुख एवं मुख गुहा के बारे में जाना था। दांतों के कार्य एवं प्रकार और संख्या के बारे में भी हमने जाना था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज इसके बाद का जो पार्ट बाकी था उसको हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है चित्र में दांतों की व्यवस्था एवं विभिन्न प्रकार के दांत। तो ये क्या है, ये ऊपरी जबड़ा और ये है निचला जबड़ा। ठीक है, तो ऊपरी जबड़े में देखिए, इस दांत को देखेंगे, ये ऊपर जो यहाँ से ये है रदनक दांत, और ये जो सबसे किनारे चौड़े चौड़े दांत होते हैं अंदर की तरफ, ये है चवर्णक दांत। तो आप अपने मुंह में भी इस चीज को ध्यान दीजिए। और चवर्णक दांत के बाद थोड़े से छोटे किनारे में तो 3 दांत होते हैं जो चवर्णक होते हैं, और उसके आगे थोड़े से चौड़े चौड़े दांत होते हैं, उसको बोलते हैं, वो है अग्र चवर्णक दांत। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा इसको। और हमने पहले इस चैप्टर में देखा था ना कि कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, तो 4 तरह के दांतों के बारे में देखा था। तो ये है सारे दांत, और ये है कृंतक दांत, ये जो आगे के दांत हैं 4। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब ऐसे अलग अलग प्रकार के दांतों वाले प्राणियों को क्या कहते हैं, विषमदंती, हेट्रोडोंट। ठीक है, हेट्रोडोंट कहते हैं। तो मनुष्य क्या है, एक विषमदंती प्राणी है। दूध दांत एवं स्थायी दांत। तो सभी बच्चे जानते हैं कि जब आप छोटे रहते हैं तो पहले आपके दांत नहीं, जन्म के समय दांत नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे दांत आते हैं, और वे दांत क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं, और वो थोड़े बड़े होने पर वो दांत टूट जाते हैं, और उसके स्थान पर जो नए दांत आते हैं वे आपकी पूरी जिंदगी तक रह जाते हैं। और फिर जब बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे फिर से दांत झड़ने लगते हैं, यही प्रक्रिया होती है। तो दूध दांत एवं स्थायी दांत। तो बचपन में जो दांत निकलते हैं उसे दूध का दांत कहते हैं, मिल्क टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ कहते हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं, जब उनका शुरू में दांत नहीं रहता लेकिन धीरे धीरे उसमें दांत आता है तो उसको मिल्क टीथ कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि दूध के दांत या मिल्क टीथ कितनी होती है, 20 होती है। 8 वर्ष की आयु तक दांत गिर जाते हैं, और जब आपकी उम्र थोड़ा बढ़ती है, लगभग 8 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं, ये जो दूध के दांत होते हैं 20, वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, और उसकी जगह पर स्थायी दांत, परमानेंट टीथ निकलने लगते हैं। ठीक है, दूध के दांत गिर गए, उसके बाद दूध के दांत के स्थान पर क्या आ गए, परमानेंट टीथ आ गए, और जो आपकी पूरे उम्र तक रहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और जो ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16 होती है। और सामान्यतः स्थित स्थायी दांत स्वस्थ व्यक्ति में जीवन भर रहते हैं, तथा वृद्धावस्था में प्रायः ये गिरने लगते हैं। किसी कारण से टूट गया तो टूट सकता है, चोट लग गया, किसी कारण से दांत में चोट लगा तो अब दांत गिर गया, या फिर दांतों में कीड़े लग गए बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम का ह्रास होता है, तो उसके कारण भी दांत गिर जाते हैं। तो नहीं तो
इन कारणों के अलावा आपके जो दांत होते हैं तो वो पूरे जिंदगी रहते हैं। ये जो 32 दांत होते हैं, शुरू के 20 दांत, फिर 8 साल में आपके दांत टूट गए, फिर नए दांत निकले, नए दांत जो निकले वो स्थायी दांत हुए और वे उनकी संख्या होती 32 और ये दांत आपके पूरी जिंदगी रहते हैं। ऊपर के जबड़े में 16 दांत और नीचे के जबड़े में 16 दांत। हो गया। अब है मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं और इस अवस्था को द्विदंती, ठीक है, द्विदंती कहते हैं। जो मनुष्य में क्या होता है, शुरू में जब दूध के दांत निकलते हैं, बचपन में तो दांत नहीं रहते, जैसे जन्म होता बच्चे का उसका दांत नहीं रहता, धीरे धीरे दांत आते हैं। तो वो एक बार निकला, उसके बाद वे दांत जब टूट जाते हैं उसके बाद और एक बार दांत निकलता है। तो हमारे दांत कितने बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं और इसलिए मनुष्य को क्या कहते हैं? द्विदंती। दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब इस भोजन का क्या होता है? क्या हमारे मुख में उत्पन्न लार भी की इसमें विशेष भूमिका है? तो इसको हम क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे। दांत क्या करते हैं? हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको क्या करते हैं? वे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं और फिर उन टुकड़ों में क्या होता है? उस दांतों से उसकी पिसाई होती है, काटा जाता है, चीरा जाता है, फाड़ा जाता है और फिर उसका पिसाई होता है। तो सारे दांतों के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कार्य हैं, तो सभी अपना अपना कार्य करते हैं और इस तरह से भोजन जो होता है थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे कि हमारा शरीर उसका अवशोषण, पोषणों का अवशोषण कर सके। उसके बाद उसमें क्या होते हैं? जो मुख में उपस्थित लार होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं और उसको लुगदीदार तैयार कर देते हैं और फिर वे शरीर में अंदर जाते हैं और फिर उसमें जो पोषण उपस्थित होते हैं उसका अवशोषण कर लेता है शरीर। तो एक क्रियाकलाप को देखते हैं। क्रियाकलाप 2 है, पहले एक क्रियाकलाप कर चुके हैं। तो लार एवं उसमें उपस्थित एंजाइम जटिल भोजन को साधारण भोजन में कैसे परिवर्तित कर देते हैं? तो लार और जो एंजाइम होते हैं वे टूटे हुए भोजन को, जो दांत भोजन को तोड़ देते हैं, उस भोजन में एंजाइम और लार मिल जाते हैं और वे जो जटिल भोजन हम जो बाहर से ग्रहण करते हैं उसको वे सरल भोजन में बदल देते हैं, जिससे शरीर उसका अवशोषण आसानी से कर सके। अब देखिए स्टार्च का परीक्षण। यहाँ 2 बीकर लिया गया, कांच का बीकर लिया गया, इस तरह का पतला पतला नली को क्या कहते हैं? बीकर कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 बीकर है। अब उबला एवं चबाया हुआ चावल, इसमें है क्या है? ये जो यहाँ दिख रहा है ये क्या है? उबला एवं चबाया हुआ चावल है। ए और बी 2 बीकर हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? आयोडीन का विलयन डाला गया है और क्या डाला गया है? जल डाला गया है और उबला हुआ चावल। इसमें उबला हुआ चावल है और इसमें क्या है? उबला एवं चबाया हुआ चावल। इसमें बस उबाल के जो चावल है, भात है, उसको डाल दिया गया पहले बीकर में और दूसरे बीकर में उबाल कर चबाकर डाला गया चावल। उसके बाद उसमें जल मिलाया गया और आयोडीन का विलयन, बूंद आयोडीन के कुछ बूंद डाले गए। तो देखते हैं क्या क्या हुआ प्रैक्टिकल में। तो 2 परख नली हम लेंगे, उनमें ए और बी चिन्हित कर देंगे, ठीक है, जैसे इसमें चिन्हित कर दिया गया है ए और बी। अब क्या करेंगे? परख नली ए में उबला हुआ चावल लेंगे और 1 चम्मच उबले चावल को मुख में डालकर 3 से 5 मिनट तक चबाएंगे। तो 1 चम्मच चावल लेंगे, मुंह में चबाएंगे और 3 से 4 मिनट तक चबाने के बाद उसको परख नली बी में डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे देखिए। दोनों परख नलियां में 4 से 5 ml जल डालेंगे, दोनों परख नली में पानी डालेंगे। अब दोनों परख नलियों में 3 से 4 बूंदे आयोडीन विलयन डालेंगे। अब से 3 से 4 बूंद क्या करेंगे? ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन का घोल डालेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, फिर उसको देखेंगे। अब परख नली ए और बी में क्या अंतर दिखता है उसको देखेंगे। परख नली ए का रंग नीला क्यों हो जाता है? जो परख नली ए है उसका रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, परंतु ए में स्थित स्टार्च से आयोडीन प्रतिक्रिया कर उसे नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो परख नली ए में जो चावल है उसमें क्या है? स्टार्च है और स्टार्च और आयोडीन मिलकर क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और उसको नीले रंग में बदल देते हैं। लेकिन जो परख नली बी है
उसमें उबले चावल को चबाने पर मुख में स्थित जो लार है स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। पहला वाला में तो सिर्फ स्टार्च है, लेकिन दूसरे वाले में लार मिल जाता है मुंह में और उसको क्या बदल देता है, स्टार्च से शर्करा में बदल देता है। शर्करा आयोडीन से प्रतिक्रिया नहीं करती और जो शर्करा होती है वो आयोडीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती और जिसके कारण क्या होता है, परखनली बी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। तो बी का जो रंग है वो बिल्कुल नहीं बदलता। इस चित्र में देखेंगे, ए में आप उबला चावल डाले, बी में डाले, ऐसा उबला हुआ चावल को मुंह में लिए 3 से 4 मिनट चबाए और फिर उसको परखनली बी में डाले, फिर उसमें दोनों में पानी डालेंगे। ठीक है, दोनों में पानी डालने के बाद ये ड्रॉपर की सहायता से दोनों में 2-3 बूंद आयोडीन डालेंगे, आयोडीन का विलयन घोल डालेंगे। अब देखेंगे कि जो ए बीकर है, ए परखनली है, उसमें उसका रंग क्या है, नीला हो गया है, लेकिन दूसरे परखनली में कोई अंतर नहीं हुआ। पहले परखनली में अंतर इसलिए हुआ क्योंकि उसमें जो चावल है स्टार्च है उसमें आयोडीन का रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुआ और उसका रंग नीला हो गया। लेकिन दूसरी परखनली में क्या है, स्टार्च तो है लेकिन वो लार मिला हुआ है, जिसके कारण लार मिलने के कारण वो स्टार्च को किसमें पर शर्करा में बदल देता है और शर्करा में बदलने के कारण वो आयोडीन से कोई क्रिया नहीं करता और उसका रंग भी नहीं बदलता। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए दंत क्षय से सावधान। तो बहुत बार टूथ डिके होता है तो आप बोलते हैं दांत में कीड़े लग गए हैं, तो ये जो दांत का जो क्षय होता है, क्षय होता है, ये किस तरह से होता है, क्यों होता है। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो अधिक टॉफियां खाते हैं, तो मीठी मीठी चीज खाते हैं, बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं, तो उसके कारण क्या होते हैं, उनके दांत सड़ जाते हैं। तो ऐसा आप अक्सर देखे होंगे या फिर आपके साथ भी हुआ होगा। तो बड़े भी अगर अपनी दांत की सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो उनके स्थायी दांत हमेशा के लिए सड़ जाएंगे या कीड़े लगकर टूट जाएंगे। ये तो बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, टॉफी खाते हैं और मुंह नहीं धोते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो टॉफी लगा रह जाता है मुंह में। और यदि बड़े भी साफ सफाई का ध्यान नहीं करेंगे दांतों का तो क्या होगा, उनका दांत सड़ जाएगा और उसमें कीड़े भी लग सकते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं और हमारे मुंह में क्या होते हैं, बहुत तरह के जीवाणु होते हैं और जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। और जो जीवाणु होते हैं वे हमारे लिए अच्छे होते हैं, वे हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। खाना खाने के बाद अगर मुंह ठीक से साफ नहीं करते हैं तो अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। तो हमने खाना खाया, उसके बाद हमने मुंह को अच्छे से कुल्ला कर लिया, साफ कर लिया, या फिर हम दिन में 2 बार ब्रश करें तो क्या होगा, हम खाना जो हमारे दांतों में अटका रहता है वो साफ हो जाएगा। लेकिन यदि हम खाने के बाद मुंह को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो खराब जीवाणु है जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं वैसे जीवाणु बढ़ जाएंगे और ये जीवाणु दांत के बीच फंसे भोजन के शर्करा का विघटन कर अम्ल स्रावित करेंगे। और ये जीवाणु क्या करेंगे, जो दांत के बीच में फंसा हुआ है शर्करा, लार मिलने से स्टार्च शर्करा में बदल गया और शर्करा का विघटन वो जीवाणु के द्वारा होने लगा और जिससे क्या होगा, एसिड बनने लगता है। और एसिड क्या करता है, हर चीज को गला देता है, तो ये क्या करते हैं, दांत को धीरे धीरे क्षति पहुंचाने लगता है और इसे ही दंत क्षय कहते हैं। और जब ये एसिड बनता है शर्करा के साथ, वो जीवाणु जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, एसिड बनता है और उससे दांत धीरे धीरे क्षय होने लगता है, काला पड़ने लगता है, सड़ने लगता है और इसी को क्या कहते हैं, दंत क्षय। इसीलिए जब भी आप खाना खाए, कोई भी टॉफी खाए तो क्या कीजिए, अपने मुंह को अच्छे से साफ कीजिए और ये आदत बना लीजिए कि दिन में आप 2 बार मुंह ब्रश करें। तो इससे क्या होगा, आपका मुंह साफ रहेगा, दांत में कुछ खाना नहीं अटकेगा और आपको दांत क्षय नहीं होगा, आपका दांत नहीं सड़ेगा। तो ये सफाई का ध्यान रखेंगे तो दांत हमारे स्वस्थ रहेंगे। छोटे बच्चे में तो दांत जब सड़ जाते हैं फिर उनके टूटते हैं दूध के दांत, तो फिर नए दांत निकल जाते हैं। लेकिन बड़े लोग यदि सफाई का ध्यान ना रखें तो एक बार जो स्थायी दांत टूट जाते हैं तो दोबारा वे नहीं आते हैं।
देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, दांत किस तरह से सड़ गए हैं, भूरे भूरे काले काले हो गए हैं। तो इस तरह से यदि आप नहीं करना चाहते हैं अपना दांत, तो आप अपने दांतों की सफाई करें। अब देखिए जीभ, टंग, जीभ से तो बहुत खूब परिचित हैं, तो आप सभी परिचित हैं जीभ से। तो तरह तरह के स्वाद का मजा भी जीभ के कारण ही संभव है। जो हम नमकीन, मीठा, तीखा, ये सारा चटपटा, ये सब स्वाद ले सकते हैं, तो ये किसके कारण ले सकते हैं? इसी जीभ के कारण। तो आइए एक क्रियाकलाप द्वारा उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो एक और क्रियाकलाप करते हैं। तो अपने सहपाठियों की आंखों में कपड़े की मदद से पट्टी बांध लेंगे। तो आपके जो क्लासमेट हैं, दोस्त हैं, उसके आंख में पट्टी बांध लेंगे। अब क्या करेंगे? विभिन्न स्वाद वाले खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, नमकीन, नींबू रस, नीम की पत्ती का रस, इमली आदि जैसी वस्तुओं को क्या करेंगे? एकत्र कर मेज में रखेंगे। एक टेबल में सारी चीजों को रखेंगे जिसका स्वाद अलग अलग है। अब एक एक करके आप क्या करेंगे? आंखों में पट्टी बंधे हुए सहपाठी के जीभ पर अलग अलग खाद्य पदार्थों को रखेंगे। उसके जीभ को में टच करेंगे अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ। उनसे इस खाद्य पदार्थों के नाम पूछिए। क्या वे नाम बता पाते हैं? ये नाम वे किस आधार पर बता सकते हैं? तो उसका आंख तो बंधा है, वो तो नहीं देख पा रहे हैं कि क्या चीज है, लेकिन उसको जब उनके जीभ में सटाया जा रहा है तो उसके स्वाद को चखकर वे बता पा रहे हैं कि ये कौन सी चीज है। तो हमारे जीभ के अलग अलग भागों में अलग अलग स्वाद का पता चलता है। जब उस भाग में खाने का खाद्य पदार्थ जब जीभ के उस भाग में पहुंचता है तो वो स्वाद पता चलता है, लेकिन वही चीज दूसरे भाग में जाता है तो स्वाद का पता नहीं चलता। तो हमारे जीभ में अलग अलग जगह अलग अलग स्वाद के लिए फिक्स किए हुए हैं। तो जैसे देखिए सबसे आगे जीभ का जो सबसे आगे का भाग है, ये भाग है, ये क्या है? मीठा। ये क्या दर्शाता है कि खाना मीठा है। और उसके बाद मीठे के बाद थोड़ा सा जगह दोनों तरफ ये क्या दिखाता है? नमकीन। कोई नमकीन चीज इस जगह में आएगी तभी वो उसको पहचान पाएगा। मुंह के सबसे आगे मीठा पहचान करता है और मुंह के दोनों किनारे क्या होता है? इस जगह में नमकीन की पहचान होती है। और फिर नमकीन के बाद किस चीज की पहचान होती है? खट्टा की पहचान होती है। और तीखा कहाँ होता है? मुंह के बीच भाग में। इसलिए जब आप तीखा खा लेते हैं तो देखिएगा आपका मुंह का जो बीच वाला भाग है वो जलने लगता है, किनारा नहीं जलता, आपका मुंह का बीच वाला भाग जलता। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप खाना खाएंगे तो उसको जीभ के अलग अलग हिस्सों में रखकर देखेंगे, तब आपको स्वाद का अनुभव पता चलेगा। तो समझ गए, सबसे आगे मीठा, उसके बाद नमकीन, फिर खट्टा और ये बीच में तीखा। अब देखिए जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। जीभ कैसा अंग है? मांसपेशी है सिर्फ, इसमें कोई हड्डी नहीं है, जो पीछे की ओर गुहा के अधरतल से जुड़ा होता है। और ये क्या होता है? गले के नीचे से जुड़ा हुआ होता है, मुंह से सीधा नीचे तरफ निकला हुआ होता है, धसा हुआ रहता है। तो इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है। इसका अगला भाग क्या होता है? आप अपने जीभ को हिलाकर देखेंगे तो आगे वाला भाग क्या है? स्वतंत्र है, अपने से इधर उधर मूवमेंट कर सकता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। जीभ का मुख्य कार्य भोजन को लार से मिलाना है। तो जीभ का सबसे पहला कार्य क्या है? कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जिसको दांत अपने द्वारा पीसते हैं, उसके बाद उसको क्या करता है? जीभ लार मिलाने का कार्य करता है और उसे निगलने में सहायता करता है। साथ में लार तो मिलाता है, साथ में जीभ की सहायता से हम किसी चीज को गले में निगल पाते हैं। साथ ही जीभ हमें बोलने में भी सहायता करता है, और हम जो बोलते हैं उसमें भी जीभ क्या है? अलग अलग हिस्सों को टच करता है और हमारे मुंह से एक आवाज निकलता है। आप जब हिंदी में वर्णमाला पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जीभ का अलग अलग हिस्सा में किस तरह से टच होने से अलग अलग वर्ण उत्पन्न होते, वर्ण की आवाज उत्पन्न होती है। तो जीभ का बोलने में भी महत्व है। जिसके जीभ नहीं होंगे, यदि किसी का जीभ काट दिया जाए तो वो व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। जीभ पर स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो स्वाद का पता किसमें पता चलता है? जीभ से। और इसमें किस कारण से होता है? स्वाद कलिकाएं होते हैं, और जो जीभ को स्वाद के बारे में मनुष्य को दिमाग को मैसेज देते हैं कि ये टेस्ट है, ये
चीज का ये टेस्ट है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। आइए अब मुख और मुख गुहा के अगले भाग के बारे में जानते हैं। आप जीभ के बारे में जान गए, अब मुख और मुख गुहा के अगले भाग में जानते हैं। देखिए, भोजन नली या ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन की गति। अब देखिए, जीभ तो हो गया, जीभ से आपका खाना अंदर चला गया, ठीक है। अब वो कहाँ पहुंचा? आपके ग्रास नली में। आपने ऊपर चित्र में पाचन तंत्र में देखा कि जीभ के बाद क्या है? ग्रास नली है, जिससे होकर भोजन अंदर की ओर जाता है। तो क्या है, देखिए, ग्रास नली में भोजन की गति किस तरह से होती है। पहले संकुचन, भोजन आया इस जगह में, फिर ऊपर वाला भाग मांग संकुचित हो गया, दब गया, फिर वो क्या हो गया? आगे बढ़ गया भोजन। इस तरह से संकुचित करते हुए वो उसको नीचे आमाशय तक पहुंचा देता है। ये जो ग्रास नली है, ये संकुचित करते हुए भोजन को दबाते हुए आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको आमाशय तक पहुंचा देता है। ये देखिए, पीले रंग से जो दिख रहा है, ये भोजन है जिसमें लार मिली हुई है, और ये है भोजन की नली, और ये है नीचे आमाशय। तो इस तरह से दबाते हुए भोजन को संकुचित करते 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 नीचे आमाशय तक ये ग्रास नली भोजन को पहुंचा देता है। ओसोफेगस कहते हैं ग्रास नली को। अब देखते हैं, मुख गुहा से निकला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली गले एवं बच से होती हुई जाती है। गले में रहती है, जो ग्रास नली होती गले से, गले में जाती है, फिर गले से बच में होती हुई नीचे जाती है। तो ग्रास नली की जो भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। तो क्या करते हैं, जब हम किसी चीज को, किसी पाइप में एक गेंद को डालते हैं, तो क्या करते हैं, पीछे से दबाते जाते हैं और गेंद आगे आगे जाता रहता है। तो वही प्रक्रिया उसमें भी होता है। तो आपको सभी उल्टी, कभी क्या होता है, उल्टी वोमिटिंग हुई है, तो यह क्यों होता है? तो कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ज्यादा खा लिए, बहुत तेल मसाला खा लिए, तो क्या होता है, आपको वोमिटिंग होता है, उल्टी होता है। तो इसका क्या कारण है कि कभी कभी हमारा जो आमाशय होता है, ग्रास नली तो आमाशय तक भोजन को पहुंचा देती है, तो आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है, जो गलत चीज है वो शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको वो बाहर निकालने का ही प्रयास करेगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? उल्टी होगा, बमन होगा। उल्टी को हिंदी में बमन करते हैं, द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखिए, आहार नली का एक भाग, जो भाग में संकुचन, इस तरह से संकुचन होता है और ये आगे बढ़ता जाता है, जो प्रक्रिया आपने ऊपर भी देखा था। अब देखते हैं आमाशय, स्टोमक, ठीक है, हमारा पेट। तो आमाशय क्या होता है? मोटी भित्ति वाला एक थैलानुमा संरचना है। तो आमाशय क्या है? ये तो आपका ग्रास नली है, फिर इस तरह का जो संरचना है, ये क्या हो गया? आमाशय का है, थैले, इस तरह का यू आकृति का हो जाता है, ठीक है, यू आकृति बन जाता है। इस तरह से आपका जो ग्रास नली आया, ठीक है, ग्रास नली के बाद यहाँ यू आकृति इस तरह का बन गया, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आमाशय। तो आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है, आहार नल का जो है सबसे चौड़ा भाग, यहाँ आकर आमाशय में आकर जो नली है वो चौड़ी हो जाती है। तो यह एक और ग्रसिका, मतलब ग्रास नली से खाद्य पदार्थों या भोजन को प्राप्त करता है, और दूसरी तरफ क्या करता है? दूसरी ओर रुद्रांत में खुलता है, रुद्रांत में खुलता है। खाने को ग्रहण किया और रुद्रांत में खुलकर आमाशय में अपने भोजन को पहुंचा दिया। तो आमाशय का आंतरिक सतह, जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, जो आमाशय का जो भीतर वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। और इसमें क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित होता है, इसे जठर रस भी कहते हैं। तो अम्ल क्या करता है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जो पाचक रस है, वो उस जो श्लेष्मा झिल्ली है वहां से स्रावित होता है, आमाशय के भीतर वाले भाग में, आंतरिक भाग में। तो इसको जठर रस कहते हैं। ये क्या करता है? भोजन को और ज्यादा सरल रूप में परिवर्तित करने का। श्लेष्मा झिल्ली आमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा भी प्रदान करता है, और जो श्लेष्मा झिल्ली है ये आमाशय को सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है, और
जो पाचक रस है उसको भी स्रवित करने का काम करता है। स्रवित अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करते हैं जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। तो हमारा जो शरीर का सिस्टम है बहुत अच्छी तरह से तैयार है, मतलब सारे चीज अंदर ही है। जैसे वो रोगों से कौन चीज उसके लिए अच्छा है, कौन चीज खराब है, वो खुद समझकर उसका उपयोग कर लेता है। यदि कुछ खराब चीज मिलता है तो उसको वो अपने शरीर में नहीं रखता, निकाल देता है। तो बहुत बार हमको जो उल्टी होता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन उल्टी से क्या होता है, हमारे शरीर में जो शरीर जिस भोजन को नहीं एक्सेप्ट कर सकता उस भोजन को वो बाहर निकाल देता है। मतलब वो भोजन हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, किसी भोज में गए तो बहुत सारा खाना खा लिया, तो क्या है, हमारे शरीर की भी तो एक लिमिट है, लिमिट से ज्यादा हम खाएंगे तो क्या होगा, वो शरीर नहीं रखेगा, उसको बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से शरीर में अपना जो मैकेनिज्म है बहुत अच्छा है, वो अपना काम खुद कर लेता है सारा काम। तो ये क्या करता है, जीवाणुओं को, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो श्लेष्मा झिल्ली में तो से जो स्रावित होने वाला है, आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जठर रस होता है, वो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो भोजन के साथ अंदर आ जाते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो वैसे जीवाणुओं को ये अम्ल नष्ट कर देता है। देखिए ये आमाशय का चित्र है, देखिए ये हो गया ग्रास नली, और यहाँ से ये यू आकार का है, ये है आपका आमाशय, ये बड़ा भाग। तो यहाँ पे श्लेष्मा झिल्ली भी है, श्लेष्मा झिल्ली है, और उसमें से अम्ल स्रवित होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। यहाँ भोजन का पाचन होता है और फिर आगे चल जाता है। ये है छोटी आंत, आमाशय से जुड़ी हुई है छोटी आंत, फिर छोटी आंत में भोजन चला जाता है। अम्लीय माध्यम पाचक रसों को क्रियान्वित करता है। तो अम्लीय माध्यम मिलता है आमाशय में, और वो क्या करता है, पाचक रसों को और ज्यादा एक्टिव कर देता है। यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो हम भोजन के रूप में लेते हैं उसको क्या करता है, और भी आसान बना देता है, सरल बना देता है, जिससे कि हमारा शरीर उसको ग्रहण कर सके। अब है छोटी आंत, रुद्रांत, ठीक है, या छोटी आंत कहते हैं इसको। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, और आमाशय को कहते हैं स्टोमक। ये क्या करता है छोटी आंत, यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये अवशोषण का भी काम करता है पोषक पदार्थों का। यह लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलिक नली होती है, और इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों होता है। तो ये जो छोटी आंत है ये आमाशय से जुड़ी हुई है। अब ये क्या है, छोटी आंत पूरी कुंडली नुमा होती है, एकदम लंबी सी एक पाइप होती है, लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, और ये इस तरह से कुंडली की तरह घूमी हुई होती है। और इसमें ये क्या करती है, भोजन को पाचन तो करती है, जितना बाकी रह जाता है उसको और ज्यादा पचाती है, और जो भोजन में पोषक पदार्थ है उसको अवशोषित कर लेती है। देखिए आंत का दृश्य है, ये है छोटी आंत और ये बाहर वाला है बड़ी आंत। अब आइए अब हम यह जाने कि छोटी आंत में क्या होता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे आंत्र रस कहते हैं। तो ये रस क्या करता है, इसके साथ ही यह यकृत मतलब लीवर एवं अग्नाशय पेनक्रियास से भी स्राव प्राप्त करती है। तो छोटी आंत से जुड़ी होती है यकृत मतलब लीवर और पेनक्रियास या अग्नाशय। अग्नाशय और यकृत से भी ये कुछ सिक्रीशन होता है, कुछ स्राव होता है जो प्राप्त करता है छोटी आंत। तो रुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएं होती हैं। तो जो रुद्रांत होता है, छोटी आंत होता है, उसके क्या है, उसका जो भित्ति होता है, अंदर का जो लेयर होता है, उसमें छोटी छोटी अंगुली के जैसी बहुत सारी उभरी हुई संरचना होती है। ये हो गया आपका छोटी आंत। तो इसके अंदर छोटी छोटी इस तरह की संरचना होती है, ठीक है, अंगुली के समान उभरी हुई रहती है।
तो ये हजारों की संख्या में होती है। इसे क्या कहते हैं? दीर्घलोम अथवा रसांकुर या भिलाई। इसे भिलाई भी कहते हैं, रसांकुर या भिलाई। तो ये इस तरह से होता है, अंगुली के तरह इस तरह के भिलाई होता है। और रसांकुर छोटी आंत की अवशोषण की सतह को बढ़ाती है। और ये क्या कहते हैं? ये भिलाई अवशोषण करते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप। और ये जो पेनक्रियाज अग्नाशय जब हमारा काम करना बंद कर देता है तभी क्या होता है? शुगर बीमारी होती है, मधुमेह की बीमारी होती है। तब यहाँ देखिए चित्र में दिख रहा है, ये छोटी आंत के अंदर का दृश्य है। ठीक है, ये रसांकुर है। ये जो छोटे 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 निकले हुए आकृति दिख रहे हैं ना अंगुली के समान, ये क्या है? रसांकुर या भिलाई। ये हो गया। अब देखिए यकृत, आगे क्या है? वो जो छोटी आंत है उससे जुड़ा हुआ, उसके नीचे दो आकृतियां हैं, एक है यकृत या लिवर। यकृत, पित्ताशय एवं अग्नाशय। ये हो गया यकृत। ये जो लाल रंग से दिख रहा है ये यकृत है। और ये जो छोटे से हरा रंग का छोटा सा दिख रहा है ये है पित्ताशय। और ये है ग्रहणी, ये है ग्रासनली जिससे भोजन आता है, ये हो गया आमाशय। और ये जो पत्ते जैसा आकृति दिख रहा है गुलाबी रंग से, ये हो गया यकृत, ये हो गया ग्रासनली, ये हो गया हरे रंग का पित्ताशय, ये हो गया ग्रहणी। और ये नीचे पत्ते जैसा आकृति ये हो गया अग्नाशय। और ये आपका पेट आमाशय हो गया। ये सारा सिस्टम ये आपका पाचन तंत्र में ही जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो यकृत और अग्नाशय से भी कुछ स्राव होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है और जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने ओर अवस्थित होता है। तो ये हमारा जो आमाशय है उसके दाहिने ओर अवस्थित रहता है यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ये जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? यकृत है। यह पित्त रस स्रावित करता है। ये पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होती है, जो पित्ताशय। ये क्या होता है? यकृत कुछ पित्त रस स्रावित करती है। वो कहाँ जमा होता है? वो जो हरे रंग सा भी आपने आकृति देखा ऊपर, ये यकृत कुछ पित्त रस स्रावित करती है, वो आकर इस पित्ताशय में संग्रहित होती है। और ये पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये क्या करते हैं? पित्त रस वसा को भी पचाने का काम करते हैं। फैट, वसा मतलब फैट। अब अग्नाशय क्या काम करते हैं? ये हल्के पीले रंग की एक ग्रंथि होती है और जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। आमाशय ठीक नीचे है, ये जो दिख रहा है ये हल्के पीले रंग का आकृति होता है अग्नाशय। ठीक है, जो आमाशय के नीचे होता है। तो इससे स्रावित होने वाली अग्न्याशयिक रस भोजन में व्याप्त कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और इसके सरल रूप में परिवर्तित करता है। तो पित्ताशय पित्त क्या करता है? वसा के ऊपर कार्य करता है। और अग्नाशय से जो अग्न्याशयिक रस निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। अब आंशिक रूप से पचा भोजन जब रुद्रांश मतलब छोटी आंत से के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देते हैं। और जो आंत्र रस होते हैं, जब छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है भोजन, तो क्या होता है? जो आंत्र रस होता है वो रस को और ज्यादा अच्छे से पका देते हैं और जो पाचन की क्रिया होती है यहाँ आकर पूरी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा मतलब ग्लूकोज में वसा अम्ल, ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में, वसा परिवर्तित हो जाता है वसा अम्ल में, ग्लिसरॉल परिवर्तित हो जाता है वसा किसमें परिवर्तित? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से उस सरल रूप में टूट जाता है। और रसांकुर की सतह में से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और रसांकुर से क्या होता है?
जो रसांकुश भिलाई है वहाँ क्या होता है, जो पचे हुए भोजन है उसका अवशोषण हो जाता है, उसके पोषक तत्वों को वो खींच लेते हैं। यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इसके बाद ये किस में चला जाता है, रक्त में चला जाता है अवशोषित होकर। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है और ये रक्त के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है, जहां उसका उपयोग जटिल पदार्थों के बनने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारे शरीर के सिस्टम को चलाने में वो सहायता करता है। इस प्रक्रम को श्वांगीकरण एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होता है अवशोषण का और रक्त में पहुंचाए जाने का, इसको कहते हैं श्वांगीकरण या एसिमिलेशन। शरीर के विभिन्न भागों में अवशोषित भोजन का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल होता है। जैसे एमिनो अम्ल से आवश्यकता अनुसार प्रोटीन बनता है। एमिनो अम्ल से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। और जब ग्लूकोज टूटता है तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और जो हमारे द्वारा सांस के द्वारा निकाल दिया जाता है और ऊर्जा मुक्त होता है, और उससे क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। और इसका उपयोग शरीर विभिन्न कार्यों के लिए करता है, क्योंकि हमको अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, तो सारा चीज अवशोषित कर लिया शरीर, उसके बाद भी कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है तो वो बड़ी आंत बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। उसके बाद छोटी आंत से बड़ी आंत में भेज दिया गया, जिसका अवशोषण नहीं हो सका, अवशेष बच गया वैसे पदार्थों का, तो ये बड़ी आंत या बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो छोटी आंत से थोड़ा जो छोटी आंत है वो ज्यादा बड़ा होता है, और बड़ी आंत क्या है, या जो लार्ज इंटेस्टाइन है थोड़ा छोटा होता है, ये चौड़ा होता है छोटी आंत से। तो 1.5 मीटर है और यह रुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। रुद्रांश मतलब छोटी आंत क्या होती है, लंबी होती है और छोटी होती है, लेकिन जो बड़ी आंत होती है वो चौड़ी होती है। और इसका मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना एवं अवशिष्ट पदार्थों को मलाशय में भेजना। तो बड़ी आंत क्या करता है, जल जो उस अवशिष्ट पदार्थों में जो जल होता है उसको सोख लेता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको मलाशय में भेज देता है, जहां अवशिष्ट अर्धठोस मल के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो वो मलाशय में मल के रूप में संग्रहित हो जाता है, और समय समय पर यह मल गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो हमारे द्वारा बाहर निकाल जाता है वो अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसका उपयोग पहले शरीर के द्वारा कर लिया गया है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह से जो मनुष्य का पाचन तंत्र है वो कंप्लीट होता है। तो इसको एक दो बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो जो जंतु घास खाते हैं, शाकाहारी जानवर है, उनका पाचन कैसे होता है। क्या आपको घास खाने वाले जानवरों को चरते हुए आपने देखा है? तो आपने गाय को घास खाते हुए और चरते हुए देखा होगा। बाद भी जो वो घास खाती है, खाने के बाद भी लगातार अपने जबड़े को चलाते रहती है, ये भी आपने देखा होगा। तो मानो उनके मुंह गुहा में भोजन चबाया जा रहा है। तो गाय द्वारा लगातार भोजन के चबाए जाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, जुवाली कहते हैं। तो गाय तो घास चर लेती है, लेकिन जब वो फ्री रहती है, एक जगह में खड़े रहती है, तो वो क्या करती है, चबाते रहती है। तो जब वो नहीं खा रही होती तब भी वो चबाते रहती है। घास खाने वाले जीवों का आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में विभाजित होता है। तो वास्तव में गाय घास को क्या करती है, जल्दी जल्दी में निगलकर आमाशय के एक भाग में स्टोर कर लेती है, भंडारित कर लेती है। और आमाशय का यह भाग रुमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। तो आमाशय का ये प्रथम भाग होता है। जल्दी जल्दी वो घास खाते जाती, तब वो चबाती नहीं है, लेकिन बाद में वो चबाती है। तो देखिए ये गाय है, गाय के अलग अलग, ये वहां मुंह से घास खाई, ये हो गया ग्रासिका, जहां से भोजन अंदर गया, घास अंदर गया। अब ये है रुमेना,
ठीक है, जहाँ पे भोजन स्टोर होता है पहले। और ये जो नीचे वाला भाग है ये हो गया आमाशय, और ये अंधनाल, ये पीछे क्या है, अंधनाल है, और यह है बृहदान्त्र। तो ये हो गया गाय का पूरा पाचन तंत्र का चित्र, इसको समझ लेंगे। किसी रोमंद्री का आमाशय, ठीक है। तो शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि रूमिनेंट कहलाते हैं। उनको क्या कहा जाता है, रूमिनेंट। रूमेन, क्योंकि वो पहले रूमेन में अपना भोजन संग्रह करते हैं, स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको चबाते हैं, उसके बाद फिर से अंदर डालते हैं तो इसीलिए उनको रूमिनेंट कहा जाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में जाता है घास, सीधा घास को निगल देते हैं, रूमेन में रहता है, वहां थोड़ा सा उसका पाचन हो जाता है, और जिसे जुगाल कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, जुगाल या कड़ कहते हैं। और बाद में रूमिनेंट जीव से छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता है। फिर क्या करते हैं, गाय उसको छोटे छोटे टुकड़ों को मुंह में लाते हैं, उसको चबाते हैं, फिर से चबाते हैं, और इस प्रक्रम को रुमेंथन कहते हैं। रुमेंथन या जुगाली कहते हैं। वो रुमेन में रख लिए, फिर थोड़ा थोड़ा मुंह में लाए, चबाए, फिर उसको वापस डाले। तो जुगाल को वापस निगलने पर यह आमाशय के दूसरे जो कक्ष है उसको कहते हैं रेटिकुलम में वो पहुंचता है, जहां भोजन का विखंडन होता है, भोजन टूटता है, और जहां से ये तीसरे कक्ष ओमेशन में पहुंचता है। फिर वो कहाँ पहुंचता है, ओमेशन में, और जहां ज्यादातर क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है, वहां पानी को सोख लिया जाता है। फिर यह चौथे एबोमेशम भाग में पहुंचता है। तो ये 4 भाग हो गए। पहला का क्या हुआ, कहाँ पहुंचा, रूमेन में पहुंचा, फिर रूमेन से कहाँ पहुंचा, रेटिकुलम में पहुंचा, फिर ओमेशन में पहुंचा, फिर एबोमेशन में पहुंचा, और जहां आमाशय के एबोमेशन में पहुंचने के बाद आमाशय के जो एंजाइम है उसकी मदद से भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। और रुद्रांश एवं बृहदान्त्र में अवशोषण के बाद फिर छोटी आंत और बड़ी आंत में उसका अवशोषण होता है, और जो अनपचा पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो निष्कासित हो जाता है, और इस प्रकार क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब जरा सोचिए कि सेलुलोज की मात्रा घास में बहुत ज्यादा होती है। तो घास क्या है, रेशेदार होता है, तो उसमें सेलुलोज बहुत अधिक मात्रा में होता है, जैसे किसी सब्जी के छिलके में भी होता है। तो जो एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मानव या अन्य जंतु इसका पाचन क्यों नहीं कर पाते? तो क्या है, इसका पाचन हम नहीं कर पाते, ये निष्कासित होकर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ये क्या करता है, हजम करने के, पाचन की क्रिया को तीव्र करने में सहायता प्रदान करता है। पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र। तो मानव की ये तीनों प्रणालियां एक दूसरे के साथ परस्पर मिलकर कार्य संपन्न करते हैं एवं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो पोषण का परिवहन और जो श्वसन तंत्र है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है, और जिससे शरीर की जो कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके और वह अपनी दैनिक क्रियाओं को, जैविक प्रक्रियाओं को कर सके। तो कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए पोषण तत्व जो हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वे जटिल रूप में क्या होता है, पाचन तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, और ये छोटी आंत में अवशोषित होकर रक्त में पहुंच जाता है, और फिर विसरित हो जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, तथा संचार प्रणाली द्वारा शरीर के अन्य भागों में भी पहुंच जाता है। और पोषक तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भी संचार प्रणाली ही उत्तरदायी है। तो जिस तरह से पोषण का शरीर के अलग अलग भागों में संचालन होता है तो उसी तरह से जो ऑक्सीजन होता है जो श्वसन क्रिया में लिया जाता है वो भी इसी परिवहन प्रणाली के द्वारा ही शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है। तो यह ऑक्सीजन श्वसन तंत्र की सहायता से ग्रहण किया जाता है एवं शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो पोषण, परिवहन, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, अधिकांश खाद्य पदार्थों के पाचन एवं भोजन के पोषक तत्व एवं खनिज को
अवशोषण करने का कार्य करता है। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। इसे रिपीट कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसका जो पिछला क्लास है उसको भी आप कर लेंगे, दोनों क्लास कर लेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा? पहला, जंतुओं में भोजन करने की विभिन्न विधियां होती हैं। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण से उत्सर्जन तक सभी क्रियाएं एक कोशिका द्वारा ही संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है बहुकोशिकीय जीव। मानव में पोषण एवं पाचन तंत्र की जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। मानव का जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही जटिल तंत्र है। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, क्रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। जीव में स्वाद की विभिन्न स्वाद कलिकाएं होती जिससे हमको टेस्ट पता चलता है। आमाशय में पाचन रसों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन सरल पदार्थों में विघटित होता है। नेक्स्ट है छोटी आंत में खाद्य पदार्थों का पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अब बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, मतलब बड़ी आंत क्या करता है? पानी को सोख लेता है और जो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। अब है घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें क्या कहते हैं? निगल लेते हैं, और कुछ समय बाद क्या करते हैं? भोजन को फिर मुंह में लाकर उसको चबाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं। धीरे धीरे वे जुगाली करते हैं। और मानव पाचन तंत्र में क्या है? पहला मुख ग्रह है, उसके बाद ग्रशिका, फिर आमाशय, फिर रुद्रांत्र, फिर बृहद्रांत्र, फिर से आगे आंत में मलाशय में समाप्त होता है। ये आपने आगे अच्छे से पढ़ा, विस्तार से पढ़ा। अब है मनुष्य पाचन तंत्र में मुख्य पाचन रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन मानव तंत्र जो पाचन तंत्र है उसका अलग अलग स्टेप है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और यदि चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके प्रश्नोत्तर भी बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।